ना हो, जनता का राज हो, जिसमें गरीब, उसमें मजदूर, उसमें किसान, उसमें दुकान वाले, छोटे फैक्ट्री वाले, उसमें ये लोग शामिल हो। बहन जी कुर्सी पे बैठती थी, गुंडे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में शरण लेने का काम करते थे। मेरे सामने तो 90% लोगों ने यही बात कही कि मनोहर लाल खट्टर की हम जमानत जब्त कराएंगे। उनके ये हालात हैं। और जो दूसरा कांग्रेस का कैंडिडेट है वो बाहरी कैंडिडेट है। जो करनाल लोकसभा है, बड़े लंबे समय से बाहरी कैंडिडेटों को, बाहरी एमपीज को झेल रही है। केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य कराए हैं उन पे उनका बखान करके वोट मांगने का काम कर। सीएम मनोहर लाल खट्टर जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो उनको कोई गांव में भी नहीं घुसने। अगर हमारी पार्टी के उतने एमपी आ गए तो क्या बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? आमदन का हिसाब लाएं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश के अंदर हरियाणा में है। आपके बीच में केवल एक बात को लेके आए हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की रैली, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को का उत्साह बढ़ाने के लिए करनाल में सेक्टर 4 में 12 मई को बहन जी आ रही हैं। और बहन जी के आने पे जो उनके आने के जो रैली है उसके बारे में हमने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है। और इस मीटिंग में सभी को तैयारी के लिए लगाया गया है, गाड़ियों के लिए, बैनर के लिए, झंडों के लिए, पोस्टर के लिए और भीड़ जुटाने के लिए। और निश्चित तौर पे इस रैली में ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। इसमें लाखों की संख्या में भीड़ जुटाने का काम किया जाएगा। आप लोगों से केवल एक अपील ये है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई सभी की रैलियों को आप लोग 500 की रैली 5000 की दिखा देते हो। हमारी लाखों की रैली अगर आप लाखों में दिखा दो, वो भी आप लोगों से बड़ी हम एक आभार व्यक्त करते हैं आपका। 10 की 10 लोकसभा पे हम लोगों ने प्रत्याशी यहाँ पे घोषित कर दिए हैं। और 10 की 10 लोकसभा पे हम लोग हरियाणा में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में माननीय बहन जी की मात्र एक रैली होगी जो पूरे प्रदेश लेवल की होगी। पूरे प्रदेश लेवल पे बड़ी भीड़ जुटाने का काम किया जाएगा। और वो करनाल का जो सेंटर चुना गया है, आप लोगों की धरती पे, आप लोग जो यहाँ पे हमारे सरदार जी जो मजबूत व्यक्ति हैं, इनके माध्यम से इस रैली को खास करके इनको जिम्मेदारी दी गई है। और जो आसपास के प्रत्याशी हमारे अम्बाला लोकसभा, कुरुक्षेत्र लोकसभा और सोनीपत लोकसभा, करनाल लोकसभा, खास करके जिम्मेदारी दी गई है। और मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जैसी हमारी रैली, जितनी भीड़ होगी, जितनी व्यवस्था होगी, उसको दिखाने का काम कम से कम कर देना। सर क्या लगता है यूपी के अंदर तो पिछड़ती जा रही है बसपा, हरियाणा में खाता खोल पाएगी? देखो, निश्चित तौर पे पहले भी बहुजन समाज पार्टी में हरियाणा में खाता खोल चुकी। अम्बाला लोकसभा हम लोग जीत चुके पहले कभी। और विधानसभा में हर बार लगभग 19 को छोड़ करके हम हर बार खाता खोलने का काम करते हैं। और पिछड़ने का कोई मामला नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो कैंडिडेट हैं, बड़े मजबूती से लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर हम ये तो कहते नहीं कि भाई हम सारी सीटें जीत लेंगे, लेकिन हम 3 से 4 सीटें हरियाणा में जीतने का काम करेंगे। पार्टी किनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है? किसके खिलाफ लड़ने वाली है? के बीच जा रही है सर पार्टी? देखो, हमारे पास जो पार्टी सामने हमारे हैं उन्हीं के खिलाफ, जाहिर सी बात है, उन्हीं के खिलाफ हम लोग। सर आपकी पार्टी ऐसा क्या करेगी जो अन्य पार्टियों ने नहीं किया अभी तक? हमारी पार्टी केवल अपने जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चली है, हम केवल विकास कार्य जो हमने किए हैं उन पे वोट मांगने का काम करते हैं। दूसरी पार्टियों में और हमारी पार्टी में केवल एक ही अंतर है। दूसरी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उनकी 10 साल सरकार रही केंद्र सरकार में, और निश्चित तौर पे उन्होंने अपनी 10 साल की कार्यकाल के जो विकास कार्य हैं उन पे कभी वोट मांगने का काम नहीं किया। अगले वादे करके झूठे उन पे वोट मांगने का काम वो लोग करते हैं। केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य कराए हैं उन पे उनका बखान करके वोट मांगने का काम करती है। जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, जगह जो है हाथी खड़े कर दिए थे, आपकी सरकार बन जाती है तो हाथी खड़ी कर देंगे? देखिए, ये एक केवल भ्रम होता है कि हाथी खड़े कर दिए। चीजें चुनाव चिन्ह था और चुनाव चिन्ह पे
ये चुनाव चिन्ह में एक हाथी कोई ऐसा नहीं खाली हमारा चुनाव चिन्ह था, हाथी एक प्रतीक चिन्ह है, ये पूरे भारत का प्रतीक चिन्ह है। इसमें ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको हाथी प्यारा होता है, हाथी के एक प्रतीक चिन्ह है और वो शुभ माना जाता है। यूपी की जनता का ये कहना है कि हाथियों पे खर्च किए थे पैसे, ना कि विकास में खर्च किए। बिल्कुल नहीं, एक ऐतिहासिक कार्य किया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, एक बड़ा कार्य किया है, एक ऐसा कार्य किया है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। और जिसकी सरकारें आती हैं वो लोग हजारों करोड़ रुपए लाखों करोड़ रुपए वो खर्च करती हैं। हमारे जो पार्क में खर्च हुआ है उत्तर प्रदेश में केवल 600 करोड़ रुपए खर्च हुआ है और उससे जो अर्निंग होती है गवर्नमेंट की वो 600 करोड़ को पार कर चुकी है। लखनऊ में हम लखनऊ में पार्क की बात करें, जिस हाथी की आप बात कर रहे हैं वो लखनऊ की बात कर रहे हैं। आपका कैंडिडेट जीतता है तो प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहेंगे? देखो, प्रधानमंत्री की सूची बाद की होती है, ये पहले तो हमारे जितने कैंडिडेट होंगे उसके बाद बहन जी तय करेगी, हमारा राइट नहीं, हम ऑथराइज नहीं इसके लिए। गठबंधन में भी नहीं आप? नहीं, गठबंधन हम किसी के साथ नहीं है, हम गठबंधन में हम लोग क्या मायावती को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल, हम किसी को देखेंगे और हम किसी को नहीं देखेंगे, हम बहन जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। जिस देश में 6 MP वाली पार्टी का HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकता है, जिस देश में 1990 में एक MP जिसकी पार्टी का चंद्रशेखर वो प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर हमारी पार्टी के 10 MP 12 MP 15 MP 20 MP जो भी आएंगे, अगर हमारी पार्टी के उतने MP आ गए तो क्या बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? भाई बहन जी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जब एक MP वाला प्रधानमंत्री बनने का उसको अधिकार हो सकता है, 6 MP वाला प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, तो बहन जी को बनना चाहिए। जनता आप फैसला कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके कैंडिडेट भी जगह जगह, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं होती जो कि आज का मेन मुद्दा है। नहीं, हम लोग मैनिफेस्टो में अपने सभी लोगों को बता रखा है, सभी हमारे कैंडिडेट इस पे चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा पे, बेरोजगारी पे हम लोग खास करके इस पे चर्चा हमारी हो रही है, इसी पे वोट मांगने का काम कर रहे हैं अधिकतर। अब आप यहाँ पर हरियाणा में पहुँचे हैं तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश है कि आप लोगों का सबसे पहले मैं सभी का, हरियाणा की जनता का हम धन्यवाद करते हैं कि अपार सहयोग जनता का मिलने का काम हो रहा है। और निश्चित तौर पर इस बार किसान और मजदूर का एक ऐसा गठबंधन, हम किसी पार्टी का गठबंधन नहीं है हमारे साथ में, लेकिन भाईचारे का गठबंधन है। इसमें सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग हमारे साथ हैं और ये भाईचारा का गठबंधन हमें जीत की तरफ ले जाने का काम करेगा। और कौन चुनाव के समय में ही सक्रिय क्यों होती है? 5 साल पीछे निकले हैं, 9.5 साल। ऐसा नहीं है जो आप लोग कह रहे हैं कि 5 साल बाद सक्रिय होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, देखो हमारी बात को कभी अखबार या TV बहुत कम दिखाने का काम करता है, हमारा कार्यकर्ता अपने शब्दों से प्रचार करने का काम करता है। पूरे 5 साल तक वो मेहनत करता है और चुनाव में तो केवल जब कैंडिडेट आता है तो हमारे ऐसा लगता होगा आपको, हमें नहीं पता कि हम 5 साल तक लगातार कंटिन्यू हमारी मीटिंग चलती है, हमारे कैडर चलते रहते हैं। सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं, लेकिन प्रदर्शन आकाश आनंद जी बिल्कुल आएंगे, आकाश आनंद जी पूरे देश में प्रचार करने का काम करेंगे। सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं लेकिन प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आते। देखिए, आकाश आनंद जी का जो पद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वापस लिया है, बहन जी सिस्टम के दायरे में एक पार्टी को चलाने का काम करती है। ये हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक साथ होने के साथ साथ एक मिशन है और इस मिशन में जो भी व्यक्ति हलचल थोड़ी बहुत लाइन से हटके हल्की फुल्की बात करेंगे, वो बहन जी को पूरा अधिकार है, पूरा राइट है कि उनका पद वापस लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको पद दोबारा नहीं दिया जाएगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्वीट में एक चीज लिखी है कि संपूर्ण जब परिपक्व हो जाएगा तो दोबारा से उनको चांस देने का काम किया जाएगा। सर, क्या लगता है जो पार्टी है आपकी वो धरातल के मुद्दे या कोई अन्य मुद्दे उठाती हुई नजर नहीं आती? कोई भी मामला हुआ तो मणिपुर का मामला हो या पहलवान में बेटियों का मामला हो, कोई भी मामला नहीं उठा पाई पार्टी, क्या लगता है? देखो, सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी मुद्दे उठा रही है बहुजन समाज पार्टी उठा रही है। सिर्फ इतना फर्क है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के पास उतना पैसा नहीं होता है कि अपने प्रचार को ज्यादा फैला सके, लेकिन सबसे ज्यादा अगर धरने प्रदर्शन करता है तो बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति करता है। सर, पार्टी का मेन मुद्दा क्या है सर, आगे जो वोट मांग रहे हैं आप सर? पार्टी के मेन मुद्दे, देखो सबसे बड़ी हमारे देश में बेरोजगारी का मुद्दा है। जो बेरोजगारी का मुद्दा इस टाइम पे 80% लोग, 10 साल में 80% बच्चे हमारे बेरोजगार हो चुके। हमारे बीटेक बच्चे, हमारे PhD बच्चे ऐसे फिर रहे हैं जैसे कि पहले 8वीं और 9वीं और 10वीं के बच्चे फिरते थे।
आज के टाइम में पीएचडी बच्चे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हमारे जितने बच्चे बीटेक करते फिर रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बीएड बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है। तो निश्चित तौर पे जो बेरोजगारी फैलती जा रही है, इससे क्राइम की संभावना बढ़ रही है देश में। जब पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार होगा तो निश्चित तौर पे मजदूरी तो करेगा नहीं, टोकरी वो ढोएगा ही नहीं। जब उसको पैसा चाहिए, भूख उसको लगेगी, पेट की आग को शांत करने के लिए वो क्राइम की तरफ बढ़ेगा, और जब बेरोजगारी बढ़ती है उसमें क्राइम बढ़ता है। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही है, कितनी नौकरियां जो हैं युवाओं को दे पाए थे? हमने 16 लाख बच्चों को उस टाइम पे नौकरी देने का काम किया है। वन टाइम में सबसे ज्यादा नौकरी 3,25,000 नौकरियों को एक बार स्थापित बहन जी ने किया है। सर, आपने क्राइम की बात करी, उस समय कानून व्यवस्था क्या थी और अब क्या थी, आप ही देख सकते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सामने जो क्राइम का सिस्टम था, गुंडे, जब बहन जी कुर्सी पे बैठती थी, गुंडे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में शरण लेने का काम करते थे, और उसी पटल पर चल करके दूसरी सरकारें उनको लागू करने का काम तो करती हैं, लेकिन वो लागू नहीं हो रहा उनसे। ऐसा रिकॉर्ड तोड़े कि ना पहले कभी ऐसी रैली हुई हो और ना आगे कोई ऐसी रैली हो सके। फिलहाल रैली पे भी काम कर रहे हैं, और बाकी मैं कम से कम 25% जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है 25% में कवर कर चुका हूँ, और अब इन दिनों में बिल्कुल मेरे तूफानी दौरे चले हुए हैं। और कितने आश्वस्त हैं आप, अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? इस समय कड़ा मुकाबला है, क्या कहना चाहिए? देखो, मेरे से ज़्यादा आपको पता है कि जो यहाँ से अपने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो उनको कोई गांव में भी नहीं घुसने देता। पिछले हफ्ते उनके 30 प्रोग्राम हुए थे, और 30 प्रोग्रामों में 15 प्रोग्राम उनको कैंसिल करने पड़े थे, क्योंकि जैसे ही वो गांव में जाके गाड़ी से उतरते थे, उनको कोई नीचे पैर भी नहीं रखने देता था, और उनको वापस वहां से खिड़की बंद करके वापस आना पड़ता था। उनकी स्थिति तो आज ये है कि देखो, जैसा कोई बोएगा वैसा काटना तो पड़ेगा, तो उन्होंने जैसा बोया था वैसा काट रहे हैं। उनके हालात ऐसे हैं, 4 अप्रैल को मेरे को टिकट मिली थी। मैं जब जितने एरिया में निकला हूँ, मेरे सामने तो 90% लोगों ने यही बात कही कि मनोहर लाल खट्टर की हम जमानत जब्त कराएंगे। उनके ये हालात हैं, और जो दूसरा कांग्रेस का कैंडिडेट है वो बाहरी कैंडिडेट है। जो करनाल लोकसभा है, बड़े लंबे समय से बाहरी कैंडिडेटों को, बाहरी एमपीज को झेल रही है। तो इस बार पूरी लोकसभा ने एक ही मन बनाया हुआ है कि बाहरी कैंडिडेट को हम बिल्कुल मौका नहीं देंगे। तो कांग्रेस की जो कांग्रेस के अंदर बड़े पुराने समय से गुटबाजी चल रही है, उनकी जो कांग्रेस के कैंडिडेट की जो अंदरूनी गुटबाजी है, वो खुद ही उसको हरा देगी। उन दोनों कैंडिडेटों के ये हालात हैं, और मेरे साथ मेरा वर्ग है, जो SC-BC भाईचारा है, जो किसान भाईचारा है, मैं उनके दम पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मैं एक छोटा सा व्यापारी भी हूँ, और जितना भी जो छोटा व्यापारी है वो सरकार से बहुत परेशान है, वो भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरा खुद वो प्रचार कर रहे हैं। और मैं एक मिट्टी से जुड़ा हुआ एक किसान का बेटा हूँ, और किसान वर्ग और जो मजदूर वर्ग है, जो भी मेरा वर्ग है, वो मेरे साथ कंधे से कंधा। नवजोत जी, आप गाँव जा रहे हैं, गाँव आप रैली कहाँ से शुरू कौन सी लोकेशन है? स्थान समय देंगे सर। रैली जो हमारा करनाल में नमस्ते चौक है, उसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, ट्रक यूनियन के सामने। दशहरा ग्राउंड कह सकते हैं आप इसे? हाँ जी, दशहरा ग्राउंड ही शायद कहते हैं उसको। उस ग्राउंड में रैली होने जा रही है, और रैली पे हम सबको साथियों को यही कहते हैं कि 11 बजे पहुंचने की कोशिश करें, कि 12 बजे के लगभग बहन जी यहाँ पहुंच जाएंगी। वो बहन जी 12 बजे रैली को संबोधित। नवजोत जी, आप गांव जा रहे हैं, लोगों से वोट भी मांग रहे हैं, लोग भी आश्वासन देते हैं वोट, लेकिन आप ही को क्यों चुने? मेरे को इसलिए चुने कि मैं एक मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आज तक यहाँ से बाहरी कैंडिडेट आते रहे तो उनको लोग उनसे बहुत परेशान होते रहे, क्योंकि MP बनने के बाद अगर किसी को लोकसभा क्षेत्र के किसी वासी को उनसे मिलना होता था, या तो दिल्ली जाना पड़ता था और या चंडीगढ़ जाना पड़ता था।
अब उन लोगों को इस बार इस बात की बड़ी खुशी है कि उनके बीच का कैंडिडेट आया है। अब उनको आगे कहीं दिल्ली या चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, उनको मेरे गांव जलमाने में या करनाल में ही मैं लोकल मिलूंगा, क्योंकि मेरा तो जन्म भी यहाँ करनाल लोकसभा में हुआ और ये मैं 52 साल का हो गया हूँ। आज तक मैं उन्हीं के बीच में रहा हूँ और इसी बात को लेके उनमें इतनी ज़्यादा खुशी है कि ये हमारे बीच का भाई है और हर वक्त जब मर्जी वो चाहे मेरी बाजू पकड़ के मेरे को मिल सके। किसान यूनियन ने और संयुक्त संघर्ष पार्टी ने, संयुक्त संघर्ष पार्टी की जो किसान विंग है वो है भारतीय किसान यूनियन झुंझुनू, तो हमने बीएसपी का समर्थन किया है। जो करनाल सीट है, इंद्रजीत जी हैं, उनको समर्थन किया है और जैसा भी हमारे से ये काम लेना चाहेंगे पूरे इलेक्शन के दौरान, कहीं प्रचार का, कहीं किसी और तरह का, कहीं रैली में जरूरत हो, कहीं जिस तरह का भी हो, हम तन मन धन से जो है वो बीएसपी का समर्थन करेंगे, इंद्रजीत जी का समर्थन। चुनिया साहब, आपने किसानों के लिए बहुत ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी है, ऐसे में अब चुनाव है, उस चुनाव के दौर को आप किस रूप में लाना चाहोगे और समाज में क्या संदेश जा सकता है? देखिए, बिल्कुल हम इसीलिए जो है वो राजनीति में आना चाह रहे हैं कि आज जो देश की हालत है वो पूरा देश जो है वो पूंजीपतियों ने जकड़ लिया है। आज 1% लोगों के पास देश की 40% प्रॉपर्टी है। अगर हम आमदन का हिसाब लाएं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश के अंदर हरियाणा में है और पूरे भारत में भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। अपने देश के जो युवा है वो देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। और जो देश की आमदन है, 1% लोगों के पास आज 22% आमदन है और आज 23 करोड़ लोग देश में ऐसे हो गए हैं जो एक वक्त की रोटी खाकर गुजारा करते हैं। 33 किसान ऐसे हो गए हैं जो रोजाना 33 किसान रोजाना शोषण करते हैं। इतनी कर्जा किसानों के ऊपर कर्जे की हालत हो गई है। और इसी देश के अंदर जो पूंजीपति देश पे कब्जा कर रहे हैं, उन्हीं के आज 15 लाख करोड़ पिछले 10 सालों में बैंकों द्वारा माफ किया जा चुका है। यानी जिनका माफ होना चाहिए था गरीब लोगों का, उनको कोई राहत नहीं है और अमीर लोगों को राहत होती है। सर, मकसद क्या है बसपा को इस समर्थन को? हाँ, वो बता रहा हूं ना कि मकसद ये है कि ये बीजेपी और कांग्रेस, इनकी एक जैसी पॉलिसी है, दोनों पूंजीपतियों के पक्ष के कानून बनाती हैं और इसलिए हमें एक विकल्प खड़ा करना पड़ेगा कि जनता का राज हो, पूंजीपतियों का राज ना हो। पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा ये ना हो, जनता का राज हो जिसमें गरीब, उसमें मजदूर, उसमें किसान, उसमें दुकान वाले, छोटे फैक्ट्री वाले, उसमें ये लोग शामिल हो। 1% वर्सेस 99%। चढ़ूनी साहब, आप कई चुनाव आप लड़ चुके हैं। कई तो नहीं लड़े जी, एक ही लड़ा था, जीते थे। जे जीत फिर यहाँ की बैठ फिर तो मेरा अब दावा कैसे कर रखे नवजोत जी को भी जिता देंगे? देखिए, मैंने ये तो दावा नहीं किया कि मैं जिता दूंगा, ये तो मैंने दावा नहीं किया। मैंने ये किया कि हमारा धर्म है कर्म करना। एक जब सीता जी की तलाश में समुद्र पे पुल बना रहे थे श्री रामचंद्र जी, तो एक काटो गिलहरी जिसको बोलते हैं, वो रेते में डुबकी लगाती थी और लिटती थी और फिर समुद्र में डुबकी लगाती थी। एक कौवे ने पूछा कि काटो तू क्या कर रही है? उसने कहा मैं अपना धर्म निभा रही, जितनी मेरे में परमात्मा ने कैपेसिटी दी है मैं उस कैपेसिटी से काम कर रही हूँ। उसने कहा कि तेरे इतने से रेत से पुल बन जाएगा? उसने कहा पुल बने ना बने, जितनी उस मालिक ने मेरे को ताकत दी है उस ताकत के हिसाब से हम प्लस में काम करना है। हमने जनता के हित में काम करना है, लोगों के हित में काम करना है। जब भी आप किसानों के हितों की बात, देखिए जनता जो है, जब जनता उठती है, जैसे अगला चुनाव है विधानसभा का, उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो छोटे छोटे मतलब दल हैं या हम ये कहें कि जो राष्ट्रीय दल भी है लेकिन आज सत्ता में नहीं है, वो सारे एक मंच पे, यानी बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों का राज ना हो, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, ऐसा ना हो, उसका एक विकल्प खड़ा किया जाए। उसके ऊपर हम हरियाणा में काम करेंगे कि हरियाणा में एक तीसरा विकल्प भी खड़ा हो। जब भी आप